जानवी के मुंह से ऑल द बेस्ट सुनकर विवान ने उससे कहा था कि सिर्फ ऑल द बेस्ट। क्या था इसका मतलब, जानेंगे आज के एपिसोड में। दोस्तों, बिलियनियर बैगर कहानी के एपिसोड नंबर 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। दोस्तों, हमारी नई कहानी भी जल्द ही एक दो दिन में जैसे खत्म होगी शुरुआत हो जाएगी। और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उसकी ये बात सुनकर जानवी की आंखें बड़ी हो गई। उसके गाल शर्म से लाल सुर्ख हो चुके थे। उसने एक कांपते हुए होठों से पूछा, तो मैं और क्या कह सकती हूँ? तभी आगे से विवान ने अपने हाथों से वो लाल फाइल पास मेज पर रख दी। अब उसके दोनों हाथ खाली थे। उसने अपने दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाए और बहुत ही कोमलता से जाह्नवी के गालों को अपने हाथों के हथेलियों में थाम लिया। विवान के हाथों की गर्माहट जैसे ही जाह्नवी की ठंडी त्वचा से टकराई, जाह्नवी की आंखें अपने आप बंद होने लगी। तभी विवान ने जाह्नवी के माथे से बालों की एक लट को अपनी उंगलियों से हटाकर बहुत ही प्यार से कहा, तुम अब भी डर रही हो ना? तुम्हें लग रहा है कि जब मैं वापस विवान रॉय बन जाऊंगा तो सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। उसकी यह बात सुनकर आगे से जाह्नवी ने अपनी आंखें नहीं खोली। बस उसकी बंद पलकों के किनारों से एक गर्म आंसू छलक कर विवान के अंगूठे पर आ गिरा। तभी विवान ने उस आंसू को पोंछ कर कहा, मेरी आंखों में देखो जाह्नवी। उसकी यह बात सुनकर आगे से जाह्नवी ने धीरे से अपनी पलकें उठाई। विवान की आंखों में सीधे उसकी आत्मा में झांक कर देखने लगी। तभी विवान ने उसकी आंखों में देखकर कहा, ये दौलत, ये कंपनी, ये रुतबा, ये सब तो बस कागज के टुकड़े और पत्थर की इमारत है जाह्नवी। मेरा असली साम्राज्य तो परसों रात ही बन गया था, जब तुमने मुझे अपने इस छोटे से घर में पनाह दी थी। मेरी असली दौलत तो तुम हो। अगर मुझे अपनी कंपनी वापस पाने के लिए तुम्हें खोना पड़ा तो मैं वो कंपनी आज इसी वक्त अपने चाचा को दान में दे दूंगा। मुझे वो दुनिया नहीं चाहिए जिसमें तुम मेरे साथ ना हो। ये कहते हुए विवान की आवाज में गहरा नशा और सच्चाई थी। वहीं यह सब सुनकर जाह्नवी के दिल का हर एक डर, हर एक संशय हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसके होठों पर एक बहुत ही खूबसूरत और सुकून भरी मुस्कान खिल उठी। वो अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपने दोनों हाथ विवान की कमर इर्द गिर्द डाल दिए और अपना सिर उसके मजबूत सीने पर रख दिया। विवान ने भी अपनी बाहों का घेरा जाह्नवी के इर्द गिर्द कस लिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में इस तरह समा गए जैसे सदियों से एक दूसरे के लिए बने हों। कुछ पलों तक वो एक दूसरे की धड़कनों को महसूस करते रहे। विवान को जाह्नवी के बालों से आ रही चमेली के तेल की खुशबू मदहोश कर रही थी। उसने अपनी ठोड़ी जाह्नवी के सिर पर रखी और एक लंबी सांस खींची। ये वो पल था जहां समय जैसे रुक सा गया था। बाहर की दुनिया की जद्दोजहद, पुलिस रेड, साजिशें, सब कुछ इस कमरे की चार दीवारी के बाहर रह गया था। यहाँ सिर्फ दो धड़कते हुए दिल थे जो एक दूसरे में पूरी तरह डूब जाना चाहते थे। विवान ने धीरे से जाह्नवी को खुद से थोड़ा दूर किया। उसने अपने एक हाथ से जाह्नवी की कमर को कसकर पकड़े रखा, दूसरे हाथ की उंगलियों से उसके चेहरे पर फिराने लगा। जाह्नवी ने अपना चेहरा विवान के हाथ की गर्माहट में झुका दिया। विवान का चेहरा धीरे धीरे जाह्नवी के चेहरे के करीब आने लगा। जाह्नवी की सांसें अटकने लगी। उसे एहसास हो रहा था कि अब क्या होने वाला है। उसकी आंखें फिर से एक बार मीठी सी मदहोशी में बंद हो गई। विवान की गर्म सांसें अब जाह्नवी के चेहरे को छू रही थी। दोनों के होठों के बीच अब सिर्फ एक हवा का झीना सा पर्दा बाकी था। तभी विवान ने उसके होठों के बिल्कुल पास फुसफुसा कर कहा, जाह्नवी। उसकी आवाज में दीवानगी थी। आगे से जाह्नवी ने धीरे से कहा, हम्म। जाह्नवी के होठों से बस एक हल्की सी सरसराहट निकली और फिर बिना किसी और इंतजार के विवान ने अपने होठों को बहुत ही नजाकत और बेतहाशा प्यार के साथ जाह्नवी के कांपते हुए होठों पर रख दिया। वो पल एक ऐसा स्पर्श था जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं,
कोई हवस नहीं और कोई इसमें एक गहरी कृतज्ञता, एक अनकहा वादा और रूह को छू लेने वाला प्रेम था। जैसे ही विवान के होठ जानवी के होठों से मिले, जानवी के पूरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। उसने अपने हाथों की पकड़ विवान की कमर पर और भी सख्त कर ली। विवान ने उसे अपनी तरफ इतना खींचा कि दोनों के शरीरों के बीच हवा गुजरने की भी जगह नहीं बची। वो किस धीरे धीरे गहरा होने लगा। विवान का एक हाथ जानवी की कमर से खिसक कर उसकी पीठ को सहलाने लगा, दूसरा हाथ उसके घने काले बालों में उलझ गया। जानवी ने भी अपने हाथ विवान की पीठ से हटाकर उसके कंधों पर रख दिए, अपनी उंगलियों को उसकी गर्दन के बालों में फंसा लिया। दोनों एक दूसरे में खो चुके थे और अपनी सुध बुध भी खो चुके थे। उनके होठों का मिलन वो किसी तपस्या के पूरा होने के जैसा था। विवान हर एक पल में जानवी को यह एहसास दिला रहा था कि वो उसके लिए कितनी खास है। जानवी जिसने कभी प्यार को इतने करीब से महसूस नहीं किया था, आज विवान के इस कशिश भरे स्पर्श में पूरी तरह पिघल रही थी। कई मिनटों तक ये मदहोश कर देने वाला सिलसिला चलता रहा। दोनों की सांसें अब फूलने लगी थी, लेकिन कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहता था। अंततः जब सांस लेना जरूरी हुआ तो विवान ने बहुत ही धीरे, मानो कोई अनमोल चीज छोड़ रहा हो, अपने होठ जानवी के होठ से अलग कर लिए। लेकिन उसने जानवी को अपने से दूर नहीं किया। उसने अपना माथा जानवी के माथे से सटा दिया। दोनों की आंखें बंद थी और उनकी तेज सांसें एक दूसरे के चेहरे से टकरा रही थी। जानवी वो बड़ी खूबसूरत चार चांद थी। विवान ने अपनी आंखें खोली और अपनी इस मूरत को निहारने लगा। विवान ने हाँफ कर कहा, यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था जानवी। तुमने मुझे वो हिम्मत दे दी है जिससे अब मैं सिर्फ विक्रम रॉय ही नहीं, पूरी दुनिया से टकरा सकता हूँ। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक ऐसी सुकून भरी मुस्कान थी जो शायद उसने अपने करोड़ों के साम्राज्य को पाकर कभी नहीं मिली थी। उसकी ये बात सुनकर आगे से जानवी ने भी अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अपने विवान के लिए अथाह प्रेम और गर्व था। उसने अपने हाथ विवान के सीने पर रखे, जहां वो उसके दिल की तेज धड़कन को साफ महसूस कर सकती थी। जानवी ने बहुत ही नजाकत से विवान के शर्ट के कॉलर को ठीक करके कहा, तो जाइए विवान जी, जाइए और अपना वो ताज वापस लेकर आइए जो आपका है। मैं यहीं इसी दरवाजे पर आपका इंतजार करूंगी और मुझे पता है कि आप विजेता बनकर लौटेंगे। विवान ने जाह्नवी के माथे पर एक गहरा और चुंबन अंकित करके कहा, मैं वादा करता हूं कि जब मैं आज इस शाम दरवाजे से वापस अंदर आऊंगा तो तुम्हारे लिए एक नई दुनिया लेकर आऊंगा, एक ऐसी दुनिया जिसकी तुम रानी होगी। ये कहते हुए विवान पीछे हटा। उसने मेज पर रखी वो लाल फाइल उठाई। उसकी मुट्ठी उस फाइल पर कस गई। अब उसके अंदर का आशिक पीछे हट चुका था और एक आक्रामक, चतुर और निर्दयी बिजनेसमैन विवान रॉय वापस जाग चुका था। उसने दरवाजे की कुंडी खोली। बाहर की दुनिया की धूप और शोर अंदर आ गया। विवान ने एक आखिरी बार मुड़कर जाह्नवी को देखा। दोनों ने एक दूसरे को एक ऐसी मुस्कान दी जिसमें हजारों लफ्ज बिना बोले ही कह दिए गए थे। विवान ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। आज वो उसी गली से गुजर रहा था जिससे वो रात को एक हारे हुए इंसान की तरह आया था, लेकिन आज उसके कदमों में एक ऐसी गूंज थी जो सीधा रॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के गगनचुंबी टावर की बुनियाद को हिलाने वाली थी। मुंबई का यह नया सवेरा सिर्फ एक दिन की शुरुआत नहीं थी, बल्कि विवान रॉय की एक नई हुकूमत और जाह्नवी के साथ उसके अमर प्रेम की एक शानदार दास्ता का एक पहला पन्ना था। जंग की रणभेरी बज चुकी थी। शेर अपने शिकार के लिए निकल चुका था। जाह्नवी के उस छोटे से लेकिन प्यार और सुकून से भरे आशियाने के बाहर कदम रखते ही विवान रॉय को ऐसा लगा जैसे वो एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। मुंबई की सुबह पूरी तरह खिल चुकी थी। चौल की उन संकरी और घुमावदार गलियों में अब जिंदगी की भाग दौड़ शुरू हो गई थी।
कोई काम पर जाने की जल्दी में था तो कोई नुक्कड़ की चाय पर दुकान पर अखबार पढ़ते हुए देश दुनिया की खबरें खंगाल रहा था। बच्चों के स्कूल जाने का शोर और रेडियो पर बजते पुराने भजनों की धुनें हवा में गूंज रही थी। विवान जो कल रात तक इस माहौल में खुद को एक अजनबी, एक हारा हुआ और बेघर इंसान महसूस कर रहा था, आज इसी भीड़ का हिस्सा बनकर खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान महसूस कर रहा था। उसकी चौल में कल वाली कोई घबराहट नहीं, कोई मायूसी नहीं। उसके हर एक कदम में एक गजब का आत्मविश्वास और शेर जैसी बेखौफ रवानी थी। विवान ने अपने शर्ट के अंदर अपनी छाती से सटी उस लाल फाइल को अपने हाथ से हल्का सा बाहर दबाकर महसूस किया। यह सिर्फ एक फाइल नहीं थी, बल्कि उसके खोए सम्मान, उसके पिता की विरासत और विक्रम रॉय के काले कारनामे की सबूत थी, जिसमें वो आखिरी कील ठोकनी बाकी थी। सबसे बड़ी बात, इस फाइल के साथ जाह्नवी का प्यार, उसकी दुआएं और उसकी मादक रुमानी सुबह की वो खूबसूरत यादें जुड़ी थी, जिसने विवान के अंदर एक नई रूह फूंक दी थी। विवान के होठों पर अभी भी वो जाह्नवी के गहरे मिठास बाकी थे। वो जब भी आंखें झपकाता उसे जाह्नवी का वही मासूम प्यार में डूबा हुआ चेहरा नजर आ जाता। विवान ने मन ही मन में खुद से वादा करके कहा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा जाह्नवी। आज शाम मैं जब तुम्हारे पास लौटूंगा तो एक भगोड़ा बनकर नहीं, बल्कि रॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के असली मालिक के रूप में लौटूंगा। विवान तेजी से कदमों से चौल की गली को पार करके मुख्य सड़क पर आया। उसका पहला लक्ष्य देसाई अंकल यानी मिस्टर आनंद देसाई से संपर्क करना था। देसाई अंकल न केवल उसके पिता के सबसे करीबी दोस्त थे, बल्कि कंपनी के मुख्य कानूनी सलाहकार भी थे। जब से विवान के पिता की मृत्यु हुई, तब से ही देसाई अंकल ने उसे एक पिता की तरह संभाला था। विवान की नजर में देसाई अंकल भगवान की तरह थे, जिस पर वो आंख मूंद कर भरोसा कर सकता था। कल रात देसाई अंकल ने उसे तिजोरी तक पहुंचने का रास्ता भी सुझाया था। सड़क के किनारे एक पुराना सा एसटीडी बूथ था और बूथ का मालिक एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जो रेडियो सुन रहा था। विवान ने बूथ के अंदर कदम रखा। उसने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा, कोई उसे पहचान तो नहीं रहा। हालांकि उस साधारण सी काली शर्ट और पैंट में, बिना किसी बॉडीगार्ड या महंगी गाड़ी के, विवान रॉय को पहचान पाना भी नामुमकिन था। विवान के ने पीसीओ का भारी रिसीवर उठाया और तेजी से देसाई अंकल का प्राइवेट नंबर डायल किया। फोन के हर एक बजते हुए घंटे के साथ विवान के दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। 2-3 घंटों के बाद फोन उठ गया। दूसरी तरफ से देसाई अंकल की भारी और गंभीर आवाज आई, हेलो। तब विवान ने अपनी आवाज को थोड़ा धीमा लेकिन उत्साह से भरे लहजे में कहा, देसाई अंकल, मैं विवान। अंकल, मैं कामयाब हो गया। मैंने वो लाल फाइल हासिल कर ली। मेरे पास सारे सबूत हैं, विक्रम चाचा के सारे बैंक स्टेटमेंट, उनके असली साइन वाले हवाला के डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ इस फाइल में है। हम जीत गए अंकल। उसके बाद सुनकर दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। विवान को लगा जैसे कॉल कट गई, इसलिए उसने सन्नाटे को तोड़कर पूछा, अंकल आप सुन रहे हैं? तभी देसाई अंकल की आवाज आई। उनकी आवाज में एक अजीब सी हड़बड़ाहट और चिंता थी, जो विवान को उस वक्त फिक्र लगी। उधर से देसाई अंकल ने कहा, ओ माय गॉड विवान, मेरे बच्चे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने ये कर दिखाया। तुम ठीक तो हो ना? किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? ईडी वालों को शक तो नहीं हुआ? तब विवान ने दृढ़ता से कहा, नहीं अंकल, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। मैंने बहुत सावधानी से सब कुछ किया, लेकिन अब हमें बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना। हमें तुरंत मीडिया और हाई कोर्ट के जज के सामने फाइल पेश करनी होगी। मैं विक्रम रॉय को किसी भी कीमत पर भागने का मौका नहीं देना चाहता। हमें तुरंत मिलना होगा। उसकी यह बात सुनकर देसाई अंकल ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल विवान, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन विवान, तुम सीधे कोर्ट या मेरे ऑफिस मत आना। विक्रम ने हर जगह अपने आदमी और पुलिस लगा रखे हैं। अगर तुम रास्ते में पकड़े गए तो फाइल तुमसे छीन ली जाएगी और तुम कभी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाओगे। ये कहते हुए उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, जिसे विवान ने उनके खुशी और उम्र का तगाजा समझकर नजरअंदाज कर दिया।
विवान ने स्थिति की गंभीरता को समझकर कहा। तो फिर हम कहाँ मिले अंकल? देसाई अंकल ने उनको एक प्लान समझा कर कहा। सुनो, मरीन ड्राइव के पास जो पुराना रॉयल लाइब्रेरी हेरिटेज क्लब है, जो सालों से बंद पड़ा है। तुम्हें याद है, तुम्हारे पिता अक्सर वहां जाया करते थे। वो जगह बिल्कुल सुनसान है, वहां कोई नहीं आता। तुम आधे घंटे के अंदर वहां पहुंच जाओ। मैं सीधा वहां पहुंचता हूँ और हम सीधे वहां से कोर्ट के लिए निकलेंगे। किसी को कानो कानो खबर नहीं होगी। ये सुनते ही इधर से विवान ने तुरंत कहा, ठीक है अंकल, मैं बस वहां के लिए निकलता हूँ, पुराना रॉयल लाइब्रेरी। मैं पहुंच जाऊंगा, आप भी जल्दी आइएगा। तभी उधर से देसाई अंकल ने हिदायत देकर कहा, अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। ये फाइल तुम्हारी जिंदगी है, इसे किसी भी कीमत पर अपने से अलग मत होने देना। इधर से विवान ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, जी अंकल। ये कहकर फोन रख दिया। विवान ने बूथ वाले को पैसे दिए और तेजी से सड़क की तरफ बढ़ा। उसके पास समय बड़ा कम था। उसने एक टैक्सी रोकी और मरीन ड्राइव की तरफ चलने को कहा। टैक्सी मुंबई के ट्रैफिक को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। टैक्सी की पिछली सीट पर बैठे विवान का दिमाग फ्यूचर प्लानिंग में उलझा हुआ था। वो सोच रहा था, विक्रम रॉय को सलाखों के पीछे देखने के बाद वो सबसे पहले जाह्नवी को अपने साथ 7 स्टार होटल में लेकर जाएगा, जहां कल रात उसका अपमान हुआ था। वो पूरी दुनिया को बताएगा कि जाह्नवी उसकी क्या लगती है। वो सोच रहा था कि देसाई अंकल कितने महान हैं, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपनी जान की परवाह किए बिना उसका साथ दिया। करीब 40 मिनट के लंबे सफर के बाद टैक्सी मरीन ड्राइव के उस सुनसान और पुराने इलाके में पहुंची, जहां ब्रिटिश काल की पुरानी इमारतें, खंडर हो चुके हेरिटेज क्लब मौजूद थे। विवान ने टैक्सी वाले को थोड़ा दूर ही रोक दिया। उसे पैसे देकर पैदल ही पुरानी रॉयल लाइब्रेरी की तरफ बढ़ने लगा। यह इमारत काफी खस्ता हाल थी। चारों तरफ बड़े बड़े जंगली घास उगी थी। लोहे के विशाल दरवाजों पर जंग लगा था। यहाँ का सन्नाटा मुंबई के बाकी शोर शराबे से बिल्कुल अलग था। ये जगह छुपने के लिए और गुप्त मीटिंग के लिए बिल्कुल मुरीद थी। विवान ने अपनी घड़ी देखी। वह समय से करीब 20 मिनट पहले पहुंच गया था। यह उसकी एक पुरानी बिजनेस आदत थी, किसी भी मीटिंग के समय पर पहले पहुंचना, ताकि वहां के माहौल को समझ सके। विवान मेन गेट की तरफ बढ़ने ही वाला था। अचानक उसके तेज और चौकन्ने दिमाग में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने देखा कि इमारत के पिछले हिस्से की तरफ, जहां पुराने खंडर की दीवार टूटी हुई है, वहां गाड़ियों के ताजे टायरों के निशान थे। धूल अभी अभी हल्की उड़ रही थी, जिसका मतलब था कि कुछ भारी गाड़ियां अभी कुछ मिनट पहले यहां आई हैं। विवान के कदम ठिठक गए। उसके सिक्स्थ सेंस उसे किसी खतरे का इशारा कर रही थी। देसाई अंकल तो अभी आना बाकी था, तो वो अपने साधारण गाड़ी में आते। फिर ये इतनी सारी गाड़ियों के निशान किसके थे? सावधानी बरतते हुए विवान ने मेन गेट के अंदर से जाने का विचार त्याग दिया और दीवार के सहारे सहारे परछाइयों में छुपता हुआ इमारत के उस पिछले हिस्से की तरफ गया, जहां दीवार टूटी हुई थी। उसने बहुत ही दबे पांव अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा देखते ही विवान की सांसें एक पल के लिए उसके गले में अटक गई। पुरानी लाइब्रेरी के उस विशाल और धूल भरे हॉल के बाहर छुपकर 3 काले रंग की बड़ी एसयूवी गाड़ियां खड़ी थी। उन गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पर कोई नंबर नहीं था। गाड़ियों के आसपास कम से कम 8 से 10 हट्टे कट्टे गुंडे, कुछ पुलिस की वर्दी पहने लोग, हाथों में बंदूकें लिए मुस्तैद खड़े थे। उन्होंने पूरी इमारत की घेराबंदी करी थी। एक ऐसी घेराबंदी, उन गाड़ियों के नंबर प्लेट्स पर कोई नंबर नहीं। ये देखते ही विमान का दिमाग सुन पड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या पुलिस ने देसाई अंकल का फोन टैप कर लिया? क्या वो लोग अंकल का पीछा करते हुए यहाँ पहुंच गए? विमान का पहला विचार देसाई अंकल को बचाने का था। वो छुपकर एक टूटे हुई खिड़की के पास पहुंचा और जहां से मुख्य हॉल का नजारा साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन खिड़की के अंदर झांकते हुए विमान ने जो दृश्य देखा, उसके पैरों तले की जमीन खिंच गई। उसके शरीर का सारा खून जैसे एक पल में बर्फ बन गया। उसकी आंखों पर से उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। अंदर उस खंडर नुमा हॉल के बीचों बीच एक पुरानी सी लकड़ी की मेज रखी थी और उस मेज के पास खड़े थे 2 लोग। एक था उसका सगा चाचा विक्रम रॉय,
विक्रम के चेहरे पर वही क्रूर, लालची और शैतानी मुस्कान, जिसके कारण विवान उससे नफरत करता था। विक्रम ने एक महंगा सूट पहना था और बड़े ही आराम से सिगार पी रहा था। लेकिन विक्रम के साथ जो दूसरा शख्स खड़ा था, उसे देखकर विवान की दुनिया टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मिस्टर आनंद देसाई थे, उसके देसाई अंकल। वही देसाई अंकल जिन्हें विवान अपने पिता के समान मानता था। विवान का दिल किसी शीशे की तरह टूटकर चकनाचूर हो गया। वो खिड़की के पास एक पत्थर की आड़ में बैठ गया, लेकिन उसकी नजरें, उसके कान उस हॉल के अंदर हो रही बातचीत पर पूरी तरह केंद्रित थे। तब विक्रम रॉय ने अपने सिगार का धुआं छोड़कर जोरदार व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, "हाँ, तुमने बहुत बेहतरीन काम किया देसाई। मानना पड़ेगा, तुम्हारी वकालत से ज्यादा तुम्हारी अदाकारी दमदार है। उस बेवकूफ विवान को रत्ती भर भी शक नहीं हुआ कि तुम मेरे आदमी हो।" उसकी ये बात सुनकर आगे से देसाई ने अपने चश्मे की डंडी को उंगली से ठीक कर एक कुटिल मुस्कान के साथ जवाब देकर कहा, शक कैसे होता विक्रम? वो मुझे अपना पिता मानता है, इमोशनल मूर्ख है। वो बिल्कुल अपने बाप की तरह रिश्तों और भावनाओं में ऐसा अंधा है कि उसे ये दिखाई नहीं दिया कि बिजनेस की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं। मैंने बस उसे उसी विश्वास का फायदा उठाया। दीवार के पीछे छिपे विवाद के लिए शब्द एक खंजर की तरह उसके सीने में उतर रहा था। तभी विक्रम ने मेज पर हाथ रखकर कहा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई देसाई। कल रात जब उसने तुम्हें फोन किया, तुमने उसे ऑफिस जाकर वो फाइल लाने का आइडिया क्यों दिया? तुम जानते थे कि मैंने वहां कितनी सिक्योरिटी लगाई है। अगर वो कल रात ही पकड़ा जाता तो बात खत्म हो जाती। उसकी बात सुनकर देसाई हंसा, बहुत ही ठंडी और स्वार्थी हंसी। उसने जोर से हंसकर कहा, तुम हमेशा जल्दबाजी करते हो विक्रम। सोचो, अगर वो कल रात पकड़ा जाता तो क्या पुलिस उसे तिजोरी तक पहुंचा देती? वो तिजोरी सिर्फ रेटिना स्कैन से खुलती है। हम उसे गिरफ्तार करवा देते, लेकिन वो लाल फाइल हमेशा के लिए तिजोरी में कैद रह जाती। और जब तक वो फाइल मौजूद है, तुम्हारे सिर पर तलवार लटकी रहेगी। तुम उस फाइल में मौजूद अपने असली सिग्नेचर को कभी नहीं मिटा पाते। तभी देसाई ने आगे समझा कर कहा, मैंने उसे वहां इसलिए भेजा ताकि वो खुद अपने हाथों से वो फाइल बाहर निकाल कर लाए। मुझे पता था कि वो अपनी जान पर खेलकर वो सबूत लाएगा, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो मेरे जाल में बिल्कुल वैसा ही फंसा जैसे एक चूहा पनीर के टुकड़े के लालच में पिंजरे में फंस जाता है। मैंने उसके लिए एक फील्डिंग सेट की विक्रम, और देखो मेरा प्लान कितना परफेक्ट काम कर रहा है। खुद अपने पैरों पर चलकर वो फाइल लेकर हमारे पास आ रहा है। जैसे ही वो इस दरवाजे के अंदर घुसेगा, तुम्हारे आदमी उसे पकड़ लेंगे। हम उसे फाइल छीन लेंगे। यहीं इसी वक्त उस फाइल को जलाकर राख कर देंगे और फिर इस विवान रॉय का एनकाउंटर करवा देंगे। पुलिस कह देगी कि वो भागने की कोशिश कर रहा था। खेल खत्म। उसकी यह बात सुनकर विक्रम रॉय खुशी से ताली बजाने लगा। उसने खुशी से ताली बजाकर कहा, वाह देसाई वाह, तुम्हारा दिमाग सच में शैतान का है। तुमने एक ही तीर से दो शिकार कर लिए। उस फाइल का भी नामो निशान मिट जाएगा और उस विमान का भी। मेरे रास्ते का इकलौता कांटा हमेशा के लिए साफ। वाह, वाह देसाई वाह। ये कहते हुए विक्रम ने जेब से एक चेक बुक निकाली, उस पर कुछ लिखा और चेक फाड़कर देसाई की तरफ बढ़ाकर कहा, ये लो, तुम्हारे इस शानदार धोखे का इनाम, 50 करोड़ रुपए। जैसा हमारा सौदा हुआ था, विवान की कंपनियों के नए लीगल हेड अब तुमसे हो। आगे से देसाई ने बड़े ही लालची नजरों से उस चेक को देखा, उसे अपनी जेब में रखा और सिर झुकाकर कहा, शुक्रिया विक्रम। वैसे भी मैं उस विवान के बाप के इशारों पर नाच नाच कर थक चुका था। मुझे मेरी काबिलियत का सही दाम कभी नहीं मिला, लेकिन अब तुम्हारे साथ मैं अभी आसमान छूऊंगा। तब विक्रम ने अपनी घड़ी देखकर कहा, बस उस बेवकूफ विवान का इंतजार है। उसने क्या कहा था, आधे घंटे में पहुंचेगा। तुम्हारे गुंडों को तैयार रहने को कहो देसाई। वो खाली हाथ नहीं है, वो एक घायल शेर है। उसकी यह बात सुनकर देसाई ने घमंड में कहा, घायल शेर जब जाल में फंसता है विक्रम, तो वो सिर्फ फड़फड़ा सकता है,
कुछ नहीं कर सकता। चारों तरफ हमारे आदमी हैं। वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। बाहर खिड़की के पास छुपकर ये सब बातें सुन रहे विवान के शरीर में अब दुख या सदमे की जगह एक भयानक खौलता हुआ गुस्सा भर चुका था। उसकी नसें तन गई थी। उसकी मुट्ठियां इतनी कस गई थी कि उसके नाखूनों से खून रिसने लगा था। जिस इंसान ने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसने उसके पिता के जनाजे को कंधा दिया, वो इंसान चंद कागजों के टुकड़ों के लिए बिक चुका था। देसाई ने सिर्फ विवान के साथ गद्दारी नहीं की, उसने विवान के पिता की रूह के साथ गद्दारी की थी। विवान को अब समझ में आ रहा था कि विक्रम रॉय के पास उसके ऑफिस के सारे गुप्त पासवर्ड, बैंक अकाउंट्स की जानकारी, ब्लूप्रिंट्स कैसे पहुंचे। ये सब इसी गद्दार देसाई ने मुहैया करवाए थे। विवान की आंखों में अब आंसू नहीं थे। आंसुओं की जगह एक ऐसी खौफनाक और बर्फीली क्रूरता ने जन्म ले लिया था जो उसने खुद अपने अंदर कभी महसूस नहीं की थी। कुछ घंटे पहले जाह्नवी के घर से निकलने तक वो एक ऐसा इंसान था जो कानून और न्याय के सहारे अपनी लड़ाई लड़ना चाहता था। वो चाहता था कि अदालत विक्रम रॉय को सजा दे। लेकिन अब विवान रॉय के अंदर का इंसान मर चुका था। उसे समझ आ गया था कि ये दुनिया, ये सिस्टम, ये कानून सब बिके हुए हैं। जब आपके अपने ही खून के प्यासे हो जाएं, तो अदालतें इंसाफ नहीं करती। अब उसे खुद अपनी अदालत लगानी होगी और खुद ही जल्लाद बनना होगा। विवान ने अपने शर्ट के अंदर रखे उस फाइल को निकाला। अब यह फाइल सिर्फ एक सबूत नहीं, यह हथियार था। विवान ने बहुत धीमी लेकिन एक जहरीली फुसफुसाहट में कहा, तुम मुझे जाल में फंसाना चाहते देसाई अंकल, लेकिन तुम भूल गए कि तुमने किसे धोखा दिया है। मैं विवान रॉय हूँ। मैं शिकार नहीं, शिकारी हूँ। और आज तुम दोनों ने शेर की मान में हाथ डालने की बड़ी भूल की। वो किसी सांप की तरह फुफकार रहा था। विवान ने एक नजर उन गुंडों और पुलिस वालों पर डाला जो पहरा दे रहे थे। वो जानता था कि अगर वो सामने से गया तो मारा जाएगा। उसे दिमाग से काम लेना था। वो चुपचाप बिना कोई आवाज किए उसी टूटी हुई दीवार के रास्ते से पीछे की तरफ खिसक गया। वहां से निकलकर कुछ दूर खड़ी एक पुराने और जंग खाई बस के पीछे छुप गया। उसका दिमाग अब कंप्यूटर से तेज चल रहा था। उसे अब कोई कोर्ट नहीं जाना था। कोर्ट जाने का मतलब था रास्ते में कहीं न कहीं देसाई, विक्रम के खरीदे हुए पुलिस वाले उसका एनकाउंटर कर देंगे। उसे इसी खेल को पूरी तरह पलटना था। विवान ने अपनी पैंट की जेब टटोली। उसके पास रहीम का नंबर था और उसने एक लंबी सांस ली। लाइब्रेरी के परिसर से बाहर निकलकर बिना किसी की नजर में आए वापस मेन रोड की तरफ भागने लगा। वहां से करीब 2 किलोमीटर दूर एक पीसीओ तक पहुंचा। रहीम को फोन मिलाया और जैसे ही रहीम ने फोन उठाया, विवान ने कहा, हेलो रहीम। विवान की आवाज में एक ऐसा हुक्म और था जिसने सुनकर कोई भी कांप जाए। वहीं उसकी आवाज को सुनकर रहीम ने उसको तुरंत पहचान लिया। उसने घबरा कर पूछा, जी विवान सर, कहिए सब ठीक तो है, आप है कहाँ? विवान ने मुद्दे की बात पर आकर कहा, कुछ भी ठीक नहीं है रहीम। देसाई गद्दार निकला। वो विक्रम रॉय से मिला हुआ है। उन्होंने मुझे मारने के लिए एक पूरा जाल बिछा रखा है। उसकी ये बात सुनकर रहीम गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, क्या? वो हरामजादा! सर, आप वहीं रुकिए, मैं अभी अपने लड़कों को लेकर आता हूँ। हम उनको छोड़ेंगे नहीं। विवान ने ठंडे दिमाग से कहा, नहीं रहीम, हमें बाहुबल से नहीं, दिमाग से लड़ना है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन गोलियां चलाने के लिए नहीं। रहीम, क्या तुम्हारी पहचान में कोई ऐसा है जो मीडिया, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया का कोई बहुत बड़ा हैकर या रिपोर्टर हो? कोई ऐसा जिसे खरीदा ना जा सके? उसकी बात सुनकर रहीम ने एक पल के लिए सोचा। कुछ पल सोचने के बाद रहीम ने कहा, हाँ सर, मेरा एक दोस्त है समीर। वो एक बहुत बड़े इंडिपेंडेंट न्यूज पोर्टल का चीफ एडिटर है और अंडरग्राउंड हैकिंग नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत खबरें छापता है। उसे कोई नहीं खरीद सकता। उसकी ये बात सुनकर विवान की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। उसने खुश होकर कहा, परफेक्ट। उसे कहो कि रॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का सबसे बड़ा घोटाला सारे सबूतों के साथ मैं उसे लाइव देने वाला हूँ। उसे वो सब कुछ अपने पोर्टल पर सारे न्यूज चैनल्स पर सर्वर पर हैक करके एक साथ पूरे देश में लाइव ब्रॉडकास्ट करना होगा।
विक्रम रॉय को पता चलने से पहले पूरी दुनिया के सामने उसका सच आना चाहिए। उसकी बात सुनकर रहीम ने तुरंत कहा, हो जाएगा सर, समीर ये काम मिनटों में कर देगा। मैं अभी उसे लेकर आपके पास पहुंचता हूँ, आप कहाँ हैं? इसके बाद विवान ने एक सुरक्षित जगह का पता बताया और फोन काट दिया। फोन काटने के बाद विवान पलटकर लाइब्रेरी की तरफ देख रहा था, जहां विक्रम और देसाई उसकी मौत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे। उधर देखकर विवान ने अपने दांत पीस कर कहा, तुमने मेरी फाइल छीननी चाही थी विक्रम रॉय। तुमने मुझे मौत के घाट उतारने की फील्डिंग सेट की। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली फील्डिंग किसे कहते हैं। मैं तुम्हें ऐसे मौत मारूंगा कि तुम जिंदगी भर भीख मांगोगे, लेकिन तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। विवान की लड़ाई अब एक सिर्फ कंपनी वापस पाने की नहीं रही। ये लड़ाई अब एक भयानक प्रतिशोध की आग में बदल चुकी थी। एक ऐसा प्रतिशोध जो मुंबई के कारपोरेट इतिहास में एक खौफनाक मिसाल बनकर रह चुका था। वहीं हॉल के अंदर विक्रम रॉय अपनी घड़ी देख रहा था। उसने गुस्से में कहा, आधा घंटा हो गया देसाई, वो अभी आया क्यों नहीं? विक्रम की आवाज में झल्लाहट थी। उसकी यह बात सुनकर देसाई के चेहरे पर अब हल्की सी चिंता की लकीरें उभर आई। उसने चिंता भरे स्वर में कहा, शायद रास्ते में ट्रैफिक होगा विक्रम, वो आता ही होगा। लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान थे कि जिस शिकार के जाल में फंसने का वो इंतजार कर रहे हैं, वो शिकार जाल को बाहर से आग लगा चुका है। विवान रॉय, जिसे उन्होंने खत्म समझ लिया था, वो अब उनके विनाश की ऐसी पटकथा लिख चुका था जिसे बचने का कोई रास्ता नहीं था। मुंबई का आसमान जो सुबह सुबह साफ और खुशनुमा लग रहा था, अब अचानक काले बादलों से घिरने लगा था। समंदर की लहरें तेज हो गई थी। एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था और उस तूफान का नाम था विवान रॉय। मुंबई के आसमान पर छाए काले बादल अब एक भयंकर तूफान का रूप ले चुके थे। समंदर की तेज लहरें पत्थरों से टकराकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही थी, जैसे प्रकृति भी आज विवान रॉय के सीने में सुलग रही प्रतिशोध की आग का साथ दे रही हो। विवान उस पुराने लाइब्रेरी से काफी दूर एक बंद बड़ी टेक्सटाइल मिल के सुनसान गोदाम के पास खड़ा था। उसके काले कपड़े पसीने और धूल से सन चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी खौफनाक और बर्फीली चमक थी जो किसी को भी राख कर सकती थी। अपनी शर्ट के अंदर उस लाल फाइल को महसूस करते हुए विवान उस घड़ी का इंतजार कर रहा था, जब वो अपने दुश्मनों के बुने हुए जाल को उन्हीं के गुला का फंदा बना देगा। तभी धूल उड़ाते हुए एक पुरानी काले शीशों वाली मारुति ओमनी वैन वहां आकर रुकी। वैन का दरवाजा खुला और रहीम बाहर निकला। उसके चेहरे पर चिंता और गुस्सा दोनों थे। रहीम ने भागकर विवान के पास आकर कहा, विवान सर, आप ठीक तो है ना? आगे से विवान ने बिना समय बर्बाद किए मुद्दे पर आकर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ रहीम, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? तभी रहीम ने वैन का स्लाइडिंग डोर खोलकर कहा, अंदर है सर, आइए आप। वैन के अंदर का नजारा किसी हॉलीवुड की साईफाई फिल्म के सेट के जैसा था। पीछे की सीट निकाल दी गई थी। वहां एक छोटी सी टेबल पर 3 हाई टेक लैपटॉप, कई सारे राउटर्स, उलझे हुए तारों का एक जाल, कुछ छोटे मॉनिटर लगे थे। उन स्क्रीन की नीली रोशनी में एक युवा लड़का बैठा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों पर मोटा चश्मा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर किसी मशीन गन की तरह चल रही थी। ये समीर था, मुंबई के सबसे खूंखार हैकर्स में से एक और एक निडर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो भ्रष्ट सिस्टम की धज्जियां उड़ाने के लिए मशहूर था। तभी रहीम ने परिचय करवा कर कहा, समीर, ये विवान सर है। समीर ने अपनी नजरें स्क्रीन से हटाकर विवान की तरफ देखा। एक पल के लिए वो उस शख्स को देखकर हैरान रह गया जो कल तक देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून था और आज एक फटीचर से काले कपड़ों में एक पुरानी वैन में खड़ा था। लेकिन समीर ने विमान की आंखों में वो आग देख ली थी जो बड़े बड़े साम्राज्यों को खाक कर सकती थी। समीर ने गंभीरता जाहिर करके कहा, सर, रहीम ने मुझे रास्ते में सब बता दिया है। ये बहुत बड़ा रिस्क है। अगर हम नेशनल सर्वर्स हैक करते हैं तो साइबर सेल हमें कुछ मिनटों में ट्रैक कर लेगी। उसके ये बात सुनकर
आगे से विवान ने अपने शर्ट के बटन खोले और वो लाल रंग की लेदर फाइल निकालकर समीर के लैपटॉप के पास रखकर कहा, इस फाइल के अंदर जो सबूत हैं समीर, उन्हें देखने के बाद पुलिस या साइबर सेल मुझे नहीं बल्कि रॉय ग्रुप के नए चेयरमैन विक्रम रॉय और उसके गुर्गों को ट्रैक करेगी। मुझे बस 15 मिनट चाहिए। 15 मिनट का लाइव ब्रॉडकास्ट जो देश के हर एक न्यूज चैनल, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर एक बड़ी वेबसाइट पर एक साथ चले। कोई इसे काट ना सके, कोई इसे रोक ना सके। क्या तुम ये कर सकते हो? विमान की आवाज में एक सत्ता थी और एक आदेश था। समीर ने उस लाल फाइल को खोला। उसने पन्ने पलटने शुरू कर दिए। जैसे जैसे उसकी आंखें विक्रम रॉय के असली साइन, हवाला के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, विदेशी शेल कंपनियों के लेटर्स, मिस्टर देसाई को दी गई करोड़ों की रिश्वत के चेक की डिटेल पड़ी थी। समीर की आंखें फटी रह गई। एक रिपोर्टर होने के नाते उसे पता था कि ये कोई मामूली सबूत है नहीं। ये एक ऐसा परमाणु बम था जो पूरे कारपोरेट वर्ल्ड और राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा सकता था। समीर के मुंह से एकदम निकला, ओ माय गॉड। उसने आगे कहा, ये ये तो मास्टरपीस है सर। विक्रम रॉय ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं अभी इन सब को हाई रेजोल्यूशन स्कैनर से स्कैन करके डिजिटल पीडीएफ बनाता हूँ। समीर ने तुरंत फाइल के पन्ने अपने पोर्टेबल स्कैनर में डालकर कहा, सर, मैं इंडिया के टॉप 12 न्यूज चैनल्स के ब्रॉडकास्ट सर्वर को एक साथ हैक करूंगा। हम उनके सैटेलाइट अपलिंक को ओवरसाइड करके अपना सिग्नल फीड करेंगे। इसके अलावा ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक पर सारे पेजों पर ये स्ट्रीम एक साथ लाइव पॉप अप करेगी। लेकिन मेरे पास एक बहुत ही तगड़ा फायरवॉल बाईपास है। फिर भी लोग 15-20 मिनट इसे डाउन कर देंगे। आपको जो बोलना है उसी टाइम फ्रेम में बोलना होगा। उसके यह बात सुनकर आगे से विवान ने अपना कोट ठीक करके कहा, मुझे 10 मिनट चाहिए। तब तक तुम कैमरा सेट करो। रहीम ने वैन के अंदर एक हाई डेफिनेशन वेबकैम सेट किया। एक छोटी सी रिंग लाइट चालू की ताकि विवान का चेहरा साफ दिखाई दे। वैन का पिछला हिस्सा बैकग्राउंड में अंधेरा था, जिससे यह पता लगाना नामुमकिन हो कि वो कहां से ब्रॉडकास्ट कर रही है। तभी समीर ने तेजी से टाइप करके कहा, स्कैनिंग कंप्लीट। पीडीएफ जनरेट हो गई है। मैं स्क्रीन शेयर रिंग के साथ एक स्प्लिट स्क्रीन सेट कर रहा हूँ। एक तरफ आपका वीडियो होगा, दूसरी तरफ आपके द्वारा बताए गए सबूतों की कॉपी हाईलाइट होकर चलेगी, ताकि पूरे देश की जनता उन डॉक्यूमेंट्स को खुद अपनी आंखों से पढ़ सके। उसकी यह बात सुनकर आगे से विवान ने गहरी सांस लेकर कहा, परफेक्ट। वह पूरी तरह से एक आक्रामक शिकारी के रूप में तैयार था। वहीं समीर की उंगलियां कीबोर्ड पर नाचने लगी। कमांड प्रॉम्प्ट पर हरी लाइनें तेजी से दौड़ रही थी। उसने टाइपिंग जारी रखकर कहा, सर्वर ऑन बाईपास, सर्वर टू एक्सेस ग्रांटेड, अपलिंक ओवरसाइड इन प्रोग्रेस। उस समय देश के हर न्यूज चैनल्स पर रोजमर्रा की खबरें चल रही थी। किसी चैनल पर राजनीति की बहस चल रही थी, तो कहीं शेयर बाजार का हाल बताया जा रहा था, कहीं कोई ब्रेकिंग न्यूज। करोड़ों लोग अपने टीवी, मोबाइल्स पर चिपके हुए थे। ईडी के ऑफिस में ऑफिसर्स विमान रॉय की तलाश में पसीना बहा रहे थे, और वहां मरीन ड्राइव की उस पुरानी रॉयल लाइब्रेरी में विक्रम रॉय और देसाई अपनी महंगी घड़ियां देखते हुए विवान को अपने जाल में फंसने के बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी समीर ने एंटर बटन दबाया और कहा, सर, 3, 2, 1, वी आर लाइव। और उसी पल देश के तमाम बड़े न्यूज नेटवर्क का प्रसारण अचानक रुक गया। टीवी स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए झिलझिलमाहट हुई और फ्यूज न्यूज एंकर्स के चेहरों की जगह स्क्रीन दो हिस्सों में बट गई। देश भर के दर्शकों ने देखा कि स्क्रीन के बाईं ओर एक अंधेरे कमरे में एक शख्स बैठा है। उसने एक साधारण सी काली शर्ट पहनी है,
बाल थोड़े बिखरे हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक अंगारे जैसी चमक है। स्क्रीन के दाईं ओर एक लाल रंग की फाइल का पहला पन्ना फ्लैश हो रहा था। पूरे देश में सन्नाटा छा गया। लोग अपने टीवी स्क्रीन के करीब आ गए। न्यूज रूम्स में हड़कंप मच गया। टेक्नीशियंस चिल्लाने लगे, ये क्या हो रहा है? फीड किसने काटी? सर्वर हैक हो गया है। लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। विवान रॉय अब देश के हर एक घर, हर दफ्तर, हर मोबाइल स्क्रीन पर मौजूद था। विवान ने कैमरे के लेंस में सीधा देखकर बहुत ही गंभीर, ठंडी और दमदार आवाज में बोलना शुरू करके कहा, देशवासियों, मैं विवान रॉय हूँ, रॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का चेयरमैन। पिछले 24 घंटों से मुझे इस देश के मीडिया और कुछ बिकी हुई सरकारी एजेंसियों द्वारा एक भगोड़ा, एक घोटालेबाज और एक मुजरिम बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मैंने अपनी ही कंपनियों का करोड़ों रुपए हवाला के जरिए विदेशों में भेजा है और मैं गिरफ्तारी से डरकर भाग रहा हूं। विवान की आवाज में एक गजब का ठहराव था जो दर्शकों को बांधे हुए था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, लेकिन सच्चाई वो नहीं है जो आपको दिखाई दे रही है। सच्चाई इस लाल फाइल में दफन थी, जिसे आज रात मैंने अपनी जान पर खेलकर अपने दुश्मनों की तिजोरी से निकाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि असल में रॉय ग्रुप को किसने लूटा और मुझे फंसाने की साजिश और किसने रची। ये कहते हुए विवान ने कैमरे के सामने वो फाइल उठाई। समीर ने तुरंत स्क्रीन के दाईं ओर बैंक स्टेटमेंट्स फ्लैश कर दिए। तभी विवान ने आगे कहा, आप अपनी स्क्रीन पर जो डॉक्यूमेंट देख रहे हैं वो दुबई और मॉरिशस की शेल कंपनियों के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स हैं। इन पर ध्यान से देखिए। ये साइन विवान रॉय के नहीं है। ये साइन मेरे अपने सगे चाचा विक्रम रॉय के है। विवान ने उस नाम पर इस तरह जोर दिया जैसे वो कोई गाली हो। उसने आगे नफरत भरी आवाज में कहा, विक्रम रॉय, जो कल तक मेरी ही कंपनी में एक साधारण डायरेक्टर था, उसने पिछले 3 सालों से मेरे जाली साइन करके, सिस्टम में हेरा फेरी करके हजारों करोड़ रुपए डंप किए। और जब उसे लगा कि मैं उसके इस काले कारनामे के करीब पहुंचने वाला हूं, तो उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। उसने इस साजिश में सिर्फ अपना दिमाग नहीं लगाया, बल्कि उसने सिस्टम के कुछ उन लोगों को भी खरीद लिया जिन पर मैं अपनी जान से ज्यादा भरोसा करता था। ये कहते हुए विवान ने समीर को इशारा किया। तब स्क्रीन पर विवान के सीए मिस्टर मेहता और लीगल एडवाइजर मिस्टर आनंद देसाई के नाम के करोड़ों रुपए के चेक्स और बैंक ट्रांसफर के सबूत फ्लैश होने लगे। मिस्टर आनंद देसाई मेरे पिता के सबसे पुराने दोस्त और कंपनी के लीगल एडवाइजर। इस इंसान ने चंद करोड़ रुपए के लिए अपने ईमान का सौदा कर लिया। देसाई ने विक्रम को मेरे सारे प्राइवेट पासवर्ड, ब्लूप्रिंट्स और कॉन्फिडेंशियल जानकारी बेची। ईडी को जो फर्जी डॉक्यूमेंट सौंपे गए वो से देसाई के दिमाग की उपज थे। और इस वक्त जब मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, विक्रम रॉय और आनंद देसाई मरीन ड्राइव की उस पुरानी रॉयल लाइब्रेरी में दर्जनों गुंडे और कुछ बिके हुए पुलिस वालों के साथ मेरा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने वहां मेरी हत्या करने की पूरी तैयारी कर रखी है ताकि वो मुझसे ये सबूत छीन ले और मेरा एनकाउंटर करके मेरी फाइल हमेशा के लिए बंद कर दें। ये सब कहते हुए विवान की आवाज में एक दर्द और गुस्सा दोनों छलक रहे थे। वहीं उसकी बात पूरी सुनकर पूरे देश में एक खलबली मच गई। सोशल मीडिया पर हैशटैग विवान रॉय और हैशटैग अरेस्ट विक्रम रॉय कुछ ही सेकंड में नंबर 1 ट्रेंड करने लगा। ईडी के हेड ऑफिस में बैठे अफसर ये ब्रॉडकास्ट देखकर पसीने से नहा गए। उन्हें समझ में आ गया कि विक्रम रॉय ने उन्हें किस बुरी तरह से मोहरा बनाया। पुलिस कमिश्नर मुंबई ने तुरंत अपने
मातहतों को मरीन ड्राइव की तरफ फोर्स भेजने का ऑर्डर दे दिया। तभी उधर विवान ने अपनी बात को खत्म करके कैमरे में उंगली उठाकर कहा, मैं इस देश के कानून से नहीं भाग रहा हूं। मैं उन भेड़ियों से लड़ रहा था जो कानून की वर्दी पहनकर, रिश्तों का मुखौटा लगाकर मुझे नोचना चाहते थे। विक्रम रॉय, आनंद देसाई, तुम मुझे मारना चाहते थे ना? लो, मैंने खुद अपने सारे सबूत इस देश की अदालत, यानी इस देश की जनता के सामने रख दिए हैं। अब अगर तुमने मुझे भी मार दिया तो भी तुम बच नहीं पाओगी। सच्चाई बाहर आ चुकी है। तेरा खेल अब खत्म नहीं हुआ विक्रम। असल खेल तो अब शुरू हुआ है। उसके इतना कहते ही समीर ने तुरंत ब्रॉडकास्ट बंद कर दिया। स्क्रीन झिलमिलाई। न्यूज चैनल्स के रेगुलर फीड वापस आ गई। लेकिन अब न्यूज चैनल्स में एंकर सिर्फ और सिर्फ विवान रॉय के उस ब्रॉडकास्ट, उन डॉक्यूमेंट्स की चर्चा कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में रॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के शेयर्स में भारी उथल पुथल मच गई। वैन के अंदर विक्रम ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसके सीने में जैसे एक पहाड़ उतर आया। उसने अपना काम कर दिया। उसने एक झटके में पूरी बाजी पलट दी। तभी रहीम ने खुशी से उछल कर कहा, कमाल कर दिया सर आपने। हाँ, वो कुत्ते कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। समीर ने लैपटॉप बंद करके कहा, काम हो गया सर। सबूतों की पीडीएफ कॉपी मैंने सीबीआई, ईडी, सुप्रीम कोर्ट के जजों की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर ऑटो सेंड कर दी। अब लोग चाहकर भी इस मामले को नहीं दबा पाएंगे। उसकी ये बात सुनकर विवान ने समीर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम दोनों ने आज जो किया है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब पुलिस अपना काम करेगी। इसी समय उधर मरीन ड्राइव की उस पुरानी खंडर हो चुकी रॉयल लाइब्रेरी के माहौल किसी मुर्दा घर जैसे हो गया। विक्रम रॉय और आनंद देसाई मेज के पास खड़े होकर अपनी घड़ियां देख रहे थे। विवान का इंतजार करते करते उनका धैर्य जवाब दे रहा था। विक्रम ने अपना सिगार जमीन पर फेंककर जल्लाहट में कहा, कहाँ रह गया वो बेवकूफ? उसे अब तक आ जाना चाहिए था देसाई। तभी बाहर पहरा दे रहे गुंडों का मुखिया, एक लंबा चौड़ा आदमी हाफता हुआ, घबराया हुआ हॉल के अंदर भागा। उसके हाथ से उसका स्मार्टफोन था जिस पर विवान के ब्रॉडकास्ट अभी अभी खत्म हुआ था। उस गुंडे ने घबराहट के मारे चिल्लाकर कहा, बॉस, अनर्थ हो गया बॉस। हम बर्बाद हो गए हैं बॉस। उसकी ये बात सुनकर आगे से विक्रम ने गुस्से में पूछा, क्या बकवास कर रहा है तुम? विवान आया क्या? तभी गुंडे ने कांप कर अपना मोबाइल विक्रम रॉय के सामने करके कहा, विवान नहीं आया बॉस। उसने उसने हमारा बैंड बजा दिया बॉस। ये देखिए। विक्रम ने जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन पर विवान का वो वीडियो और उसमें फ्लैश हो रहे अपने साइन किए हुए असली डॉक्यूमेंट्स को देखा तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसके हाथ पैर सुन पड़ गए। उसका घमंड, उसकी क्रूरता, उसका गुरूर, सब कुछ एक झटके में चकनाचूर हो गया। विक्रम रॉय की आवाज कांपने लगी। उसने घबरा कर कहा, ये ये कैसे हो सकता है? ये फाइल उसके पास कैसे आई और उसने इस पूरे देश के टीवी को पर कैसे चला दिया? तभी आनंद देसाई, जिन्हें विक्रम के हाथ से फोन छीनकर वीडियो देखा, उसका चेहरा तो डर के मारे पीला पड़ गया। वीडियो में विवान ने साफ साफ देसाई का नाम लिया था। उसके करोड़ों के चेक्स दिखाए थे। सबसे खौफनाक बात, विवान ने उनकी वर्तमान लोकेशन, रॉयल लाइब्रेरी, पूरे देश को बता दिया था। ये सब देखकर देसाई ने बुरी तरह से घबराते हुए चिल्लाकर कहा, विक्रम, उस हरामजादे ने हमारी लोकेशन सबको बता दी है। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है। ईडी वाले हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमें यहां से तुरंत भागना होगा विक्रम।
यह कहते हुए उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी थी। वहीं विक्रम रॉय, जो अभी भी सदमे में था, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विवान इस हद तक जाकर उसे सरेआम नंगा कर देगा। जिस जाल को विक्रम ने उसके लिए बुना था, उसने उसी जाल को विक्रम की गर्दन में लपेट कर खींच दिया था। तभी दूर से वाह 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 मुंबई पुलिस की दर्जनों जीपें सायरन की आवाज के साथ मरीन ड्राइव की तरफ दौड़ने लगी थी। सायरन की उन खौफनाक आवाजों ने रॉयल लाइब्रेरी के उस सन्नाटे को पूरी तरह चीख कर रख दिया। यह आवाज सुनते ही गुंडों के मुखिया ने चिल्लाकर कहा, बॉस, पुलिस आ रही है बॉस। वहीं बाहर खड़े सारे गुंडे, बिके हुए पुलिस वाले, अपनी गाड़ियां स्टार्ट करने लगे। उनमें भगदड़ मच गई। कोई भी विवान रॉय के इस बड़े खुलासे के बाद विक्रम रॉय का साथ देकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। तभी देसाई ने विक्रम का हाथ पकड़कर खींच कर कहा, विक्रम, चलो यहां से, मेरी गाड़ी पीछे खड़ी है। देसाई को अपनी जान की फिक्र पड़ी थी, लेकिन विक्रम रॉय, जो एक शातिर और धोखेबाज इंसान था, उसने इस मुसीबत की घड़ी में अपना असली रंग दिखा दिया। विक्रम जानता था कि अगर देसाई उसके साथ ही पकड़ा गया तो पुलिस के सामने सारे राज उगल देगा और सरकारी गवाह भी बन जाएगा। विक्रम ने झटके से अपना हाथ देसाई की पकड़ से छुड़वा कर कहा, तू जा देसाई, मेरी फिक्र मत कर। ये कहते हुए उसने एक खूंखार नजर से देसाई को देखा। तभी आगे से देसाई ने घबरा कर कहा, क्या कह रहे हो विक्रम, हम दोनों इस नाव में एक साथ सवार हैं। तभी विक्रम ने दांत पीस कर कहा, नाव डूब रही है देसाई, और मुझे डूबना पसंद नहीं है। ये कहते हुए अचानक उसने अपना भारी जूता उठाकर विक्रम के पेट में एक जोरदार लात मारी। देसाई दर्द से कराहता हुआ पीछे जाकर लाइब्रेरी के एक टूटे ही मेज से टकराकर फर्श पर गिर पड़ा। उसका चश्मा टूट कर दूर जा गिरा। देसाई ने दर्द से चिल्लाकर कहा, विक्रम, तूने मुझे धोखा दिया विक्रम। उसकी ये बात सुनकर आगे से विक्रम ने एक दुष्ट हंसी हंसकर कहा, "हं, धोखा तो तूने अपने दोस्त के बेटे को दिया था देसाई। जो अपने दोस्त का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। अब तू पुलिस को यही संभाल। ये कहते हुए विक्रम मुड़ा और पीछे के उस गुप्त रास्ते से भागने लगा, जो पुराने सीवर लाइन से होता हुआ सीधे समंदर किनारे निकलता था। विक्रम ने इस लाइब्रेरी को यूं ही मीटिंग के लिए नहीं चुना था। उसने एक एस्केप प्लान हमेशा अपने दिमाग में रखा हुआ था। उसने अपने मुखिया गुंडे को इशारा करके कहा, इन पुलिस वालों को उलझाए रखना। मैं अपने स्पीड बोट से निकल रहा हूँ। मैं मॉरिशस पहुंचते ही तुम्हें पैसे भिजवा दूंगा। उसकी ये बात सुनकर आगे से मुखिया ने अपनी बंदूक निकाली और हवा में फायर करके चिल्लाकर अपने आदमियों से कहा, सब लोग पुलिस पर फायरिंग करो, बॉस को भागने का वक्त दो। वहीं बाहर मुंबई पुलिस के दर्जनों बाहर स्पेशल टास्क फोर्स के कमांडोज ने लाइब्रेरी की इमारत को चारों तरफ से घेर लिया था। पुलिस कमिश्नर खुद इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। तभी बाहर से पुलिस के लाउडस्पीकर पर आवाज गूंजी, सरेंडर कर दो, पूरी बिल्डिंग को घेर लिया गया है। लेकिन अंदर से गुंडों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। गोलियों की तड़तड़ाहट से मरीन ड्राइव का वो शांत इलाका दहल उठा। कांच टूटने लगे, धूल उड़ने लगी। पुलिस कमांडोज आंसू गैस के गोले फेंकते हुए लाइब्रेरी के अंदर घुसने लगे। अंदर घुसते ही कमांडोज ने कुछ ही गुंडों को मार गिराया और बाकी सब ने अपनी बंदूकें फेंक कर घुटने टेक दिए। कमिश्नर खुद अपने बंदूक ताने हॉल के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि फर्श पर मिस्टर आनंद देसाई दर्द से करहा रहे हैं। देसाई के चेहरे पर खून लगा था
और वो बुरी तरह से डरा हुआ था। तभी कमिश्नर ने देसाई की कॉलर पकड़कर उसे घसीटकर ऊपर उठाकर पूछा, देसाई, विक्रम कहाँ है? अंदर से देसाई ने कांप कर कहा, वो भाग गया पीछे के रास्ते से, समंदर की तरफ। उसकी यह बात सुनते ही कमिश्नर ने वायरलेस पर चिल्लाकर ऑर्डर देकर कहा, कमांडोज, पीछे की तरफ जाओ, वो समंदर के रास्ते भागने की कोशिश कर रहा है। ये ऑर्डर मिलते ही पुलिस की एक टीम ने रास्ते से समंदर किनारे की तरफ भागी, लेकिन वो लेट हो चुके थे। समंदर की तेज तूफानी लहरों के बीच विक्रम रॉय एक तेज रफ्तार स्पीड बोट में बैठ चुका था। उसने बोट का इंजन स्टार्ट किया तो पूरी ताकत से थ्रोटल घुमा दिया। पुलिस जब तक किनारे पर पहुंचती अपने बंदूकें तानती, विक्रम रॉय की स्पीड बोट अंधेरे बादलों और समंदर की धुंध के बीच ओझल हो चुकी थी। तभी पुलिस कमिश्नर ने हवा में फायर करके गालियां बककर कहा, डैम इट, वो हमारे हाथों से निकल गया। पुलिस ने तुरंत कोस्ट गार्ड, नेवी को अलर्ट किया, लेकिन विक्रम रॉय एक बहुत ही शातिर खिलाड़ी था। उसने पहले ही इंटरनेशनल जल सीमा में एक बड़ा कार्गो शिप तैयार रखा था, जो उसे देश के बाहर सुरक्षित निकालने वाला था। पुलिस के हाथ विक्रम नहीं आया और वो भागने में सफल हो गया। वहीं इधर लाइब्रेरी के अंदर पुलिस ने आनंद देसाई को हथकड़ियां पहना दी। जिस देसाई को सुबह तक राय ग्रुप का नया लीगल हेड बनने का घमंड था, अब वो एक साधारण मुजरिम की तरह पुलिस के जीप में धकेला जा रहा था। ईडी के अधिकारी भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने देसाई को रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी थी। इन सारी घटना के लाइव कवरेज न्यूज चैनल्स पर दिखाई जा रही थी। वैन के अंदर बैठे विवान ने भी यह सब देखा। देसाई की गिरफ्तारी देखकर उसे एक तरफ तो तसल्ली हुई कि गद्दार को उसके किए की सजा मिल गई, लेकिन विक्रम रॉय के भाग जाने की खबर ने विवान के माथे की चिंता की लकीरों को खींच दिया था। विवान ने स्क्रीन पर पुलिस को जीप को देखकर गहरी सांस लेकर कहा, सांप का फन कुचल दिया गया है, लेकिन वो अभी मरा नहीं। विक्रम रॉय भाग जरूर गया है, लेकिन वो चैन से नहीं जिएगा। मैंने उसका साम्राज्य, उसका पैसा, उसका नाम, सब कुछ छीन लिया। वो अब जिंदगी भर एक भगोड़ा बनकर रहेगा। तभी रहीम ने विवान की तरफ देखकर पूछा, सर, अब आपका क्या प्लान है? पुलिस ने आपके सारे चार्ज हटा दिए। न्यूज में आ रहा है कि ईडी ने आपको क्लीन चिट दे दी और राय ग्रुप का कंट्रोल वापस आपको सौंपने का ऑर्डर पास कर दिया है। आप तो जीत गए हैं सर। उसकी यह बात सुनकर विवान के चेहरे पर एक बहुत ही थकी हुई लेकिन सुकून भरी मुस्कान खिल गई। हाँ, वो जीत गया था। उसने उस असंभव जंग को जीत लिया था, जो कल रात एक 7 स्टार होटल के बाहर शुरू हुई थी। उसकी बेगुनाही साबित हो चुकी थी। उसका नाम दागदार होने से बच गया था। तभी विवान ने वैन का दरवाजा खोलकर कहा, प्लान सिर्फ एक है रहीम। मुझे अब वहां नहीं जाना जहां से मेरी ये नई शुरुआत शुरू हुई थी। ये कहते हुए उसने मुंबई की हवा में अब तूफानी नहीं बल्कि बहुत ठंडी और साफ लग रही थी। वहीं उसकी यह बात सुनकर रहीम ने मुस्कुरा कर कहा, क्या आपको जानवी दीदी के पास जाना है? आगे से विवान ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैंने उससे वादा किया था कि मैं शाम को उसके पास लौटूंगा और एक नई दुनिया लेकर लौटूंगा। मुझे अब उसके पास जाना है। ये कहते हुए विवान की आंखों में अब प्यार और जानवी से मिलने की तड़प थी। तभी रहीम ने गाड़ी स्टार्ट की और कहा, तो चलिए सर, मैं आज आपको वहीं छोड़ देता हूँ। विवान उस वैन में बैठ गया
गाड़ी मरीन ड्राइव से निकलकर वापस अंधेरे की उन चोल वाली गलियों की तरफ दौड़ पड़ी। विवान का दिमाग अभी भी विक्रम रॉय के भागने की बात पर अटका हुआ था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि आज का दिन वो किसी दुश्मन के नाम नहीं करेगा। आज का दिन सिर्फ और सिर्फ जानवी के नाम होगा। लेकिन देखना यह होगा कि अब विक्रम वापस आकर कैसी तबाही मचाएगा। क्या करेगा वो वहां मॉरिशस में बैठकर, जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, कहानियां अच्छी लगती है तो शेयर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है, और एक लाइक जरूर कर दें।